चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं संसद के बारे में। संसद के बारे में यहाँ से कौन-कौन से आपके इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, वो सारे एक सवाल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्योंकि ये अभिन्न अंग है, तो वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, सही बात है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, सही है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, सही है। राज्यसभा को नहीं कर सकता है, ओके। यानी उपयुक्त आपके सभी के तहत अभिन्न अंग माना जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो देख लेते हैं। सही पहला कह रहा है, संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से जो राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं मिलकर बनती है। 1 नंबर की बात है, सही है। संसद किससे बनती है? संसद बनती है भाई लोकसभा, राज्यसभा और किससे बनती है? राष्ट्रपति के मिलने से संसद बनती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? क्या पूछा था? नेगेटिव पूछा था, ठीक है। फिर कह रहा है कि राज्यसभा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उन प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है जो राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। ये गलत बात है, ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, सही है। राज्य विधानमंडल राज्य के राज्यपाल तथा 1 अथवा 2 सदनों जैसी स्थिति हो से मिलकर बनता है। क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल राज्य के राज्यपाल तथा 1 अथवा 2 सदनों जैसी स्थिति हो से मिलकर बनता है। 1 नंबर की बात ये भी है, तो सही है, ठीक है। तो कौन सा दूसरा वाला गलत था? चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 निर्धारित हैं। इनमें से 238 सदस्य जो होते हैं राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि अनुच्छेद 83 3 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के में उत्कृष्ट 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अच्छा, कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिनिधि इसके लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। भारतीय संसद में कौन-कौन शामिल है? तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और कौन शामिल है? आपका राष्ट्रपति, यानी दोनों सदन। क्या है ये क्वेश्चन का वेटेज देख रहे हो भाई? राष्ट्रपति और दोनों सदन, यानी डी वाला उत्तर इसमें सही हो जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, एकदम 1 नंबर की बात है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ये भी सही है। तो सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ए वाला उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कथित है? संविधान में क्या कथित है? तो कह रहा है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, तो दोनों पॉइंट आपके सही हैं, दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, ऑल करेक्ट। फिर कह रहा है प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद एक विमर्शी निकाय भी है। क्या कह रहा है? प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद एक विमर्शी निकाय भी है। इनमें से कौन सा एक भारत की संसद का कार्य नहीं है? संसद का कार्य नहीं है, तो ये हो जाता है जनता की शिकायतों पर आम चर्चा होती है। ये तो होता है प्रमुख नीति निर्णयों का क्रियान्वयन आपका इसमें संसद में नहीं होता है। फिर कह रहा है अपने कार्यों तथा व्यय के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना, सही है। संविधान संशोधन ये भी संसद में होता है। नीति निर्णयों का क्रियान्वयन कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, संसद के अंतर्गत नहीं आता है। संसद का कार्य संविधान संशोधन, जन शिकायतों पर चर्चा, अपने कार्यों व्यय के लिए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है।
भारत संघ की विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? संसद में निहित होती हैं। ये वाला सही है। अगला सवाल, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है तो आपके न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित होती है। किससे? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित होती है। दूसरा वाला सही है। अगला बात करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इसको। कह रहा है भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित होती है। इंग्लैंड, जहां संसदीय संप्रभुता सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी संसदीय प्रभुता को स्वीकार नहीं किया गया। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है। अमेरिकी संघ की भांति भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 137, 226 के अंतर्गत संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इस शक्ति से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित एवं सीमित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति सहित संसद में। ये वाला उत्तर सही हो जाता है। उत्तर सही है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो आपका संसद ही तो बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। दूसरा वाला सही है उत्तर। अगला सवाल, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को दी गई हैं, 1 नंबर की बात है, सही है। दूसरा कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों के विषय में भारतीय संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है। ओ भाई, सही बात है क्या? नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं। तो फिर कह रहा है कि एक विशिष्ट और अवशिष्ट शक्तियां तो शायद कनाडा से ली गई। अभी रुको देखते हैं। एक विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या नहीं है, इसके विषय में अंतिम निर्णय संसद का होता है। नहीं भाई। फिर करे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में सौंपी रखी थी। सही बात है। 1 और 4 वाला सही है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों के मामले में भारतीय संसद कनाडाई संविधान का अनुसरण करती है। 1 नंबर की बात है। यहाँ पर देखो भाई, कह रहा है कि भारतीय संसद जो कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्ति वाला जो प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों राज्यों के पास में, कहाँ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। कोई विषय अवशिष्ट सूची में है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्धारक उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। वाओ, क्या बात है! सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन भाई साहब सही नहीं है? कह रहा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। कह रहा है भारत संविधान में, ये तो सही है। फिर कह रहा है संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अच्छा, और क्या दिया गया है? और दिया गया है मंत्रिमंडल में लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास रहना चाहिए। ये तो सही है। ठीक है। और आपका कह रहा है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ये सही, ये भी सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। और फिर कह रहा है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये गलत है। ठीक है। ये तो पूछा था कौन सा निगेटिव है। बात करते हैं यहाँ पर भारत की संसद के संबंध में कथन सही गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है। ओ बाप रे! दोनों सदनों का सदस्य ना होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसे मंत्री पद धारण करने के पश्चात 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगला कथन देखते हैं। कथन कह रहा है भारतीय संसद असीमित विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। सही बात है भाई, उसको कुछ पावर लिमिटेशन, भारत संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। ये भी सही है। तो क्या है, व्याख्या कर रहा है क्या?
तो देख लेते हैं, आपका ए वाला सही है लेकिन आपका आर वाला गलत है। कह रहा है कि भारत ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया नहीं भाई, सर्वोच्चता को नहीं अपनाया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया, न्यायिक सर्वोच्चता नहीं, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, न कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया। अतः संसद असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, संसद अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान के व्याख्या और अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। कौन सर्वोच्च न्यायालय करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों में मतदान का अधिकार किसे है? किनको? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों में मतदान का अधिकार है। तो संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, फिर कह रहा है संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधान मंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो डी वाला हो जाता है क्या कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों में मतदान का अधिकार होता है। जैसे किसका भैया? विधानसभा वाले के जो सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन में वोट डालने का अधिकार होता है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों में मतदान का अधिकार होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा विहित करे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वही अपने यूपी वाले जिंदाबाद। 80 सीटें लोकसभा, 31 सीटें राज्यसभा की सीटें हैं। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, 9 नवंबर 2000 को विभाजन हुआ, तो तब क्या बना? उत्तराखंड बना। भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित कौन सा विचार कीजिए? तो विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनः स्थापन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है। नहीं, गलत है। पूछा क्या है? अच्छा, संसद को संविधान द्वारा निर्धारित कार्य अधिकारिता के भीतर भी क्रियाशील होना होता है। ये भी सही है। संसद को संविधान, ये बिल्कुल सही भी ऊपर पढ़ा गया था। तो भारतीय संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के रूप के भीतर ही कार्य करना होता है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। सही है भाई, ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। और भी कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। तो यानी उत्तर पहले ही था, सही था। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा कथन त्रिशंकु यानी हंग संसद को सही रूप वर्णित करता है? ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। एक सही है भाई, यही तो होता है, यही होता है। अगला, पंगु लेम डंक संसद, ये सब ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं। संसद में शून्य प्रहर के संबंध में कौन सा सही नहीं है? संसदीय नियमों में शून्य प्रहर का कोई उल्लेख नहीं है, सही बात तो है। नहीं, तीसरा वाला सही है। अच्छा, वह दोपहर, अच्छा कह रहा है कि सही नहीं, निगेटिव पूछा तो सही तो है, ये उल्लेख नहीं है तो सही है। वह दोपहर 12 बजे शुरू होता है जो दिन का शून्य प्रहर होता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि इस समय क्या घटित हो सकता है, सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है, ये वाला गलत है। और फिर कह रहा है कि प्रश्नकाल के बाद दोनों सदनों में घटित समय को प्रायः शून्य प्रहर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय साधारणतः शून्यकाल अथवा 0 आवर कहा जाता है और यह वर्ष 1965 से जारी है। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के, ये लिखा है ना, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। संसद में शून्यकाल का
संसद में शून्यकाल का 1 मिनट भाई। संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 से 1 बजे का होता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद में गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कौन होता है? तो देखो, विरोधी दल के सांसद नहीं, ये नहीं कहे जाते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? गैर सरकारी सदस्य होते हैं। बाकी कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद स्वतंत्र सांसद जो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। तो आपका क्या होता है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी जो सांसद होते हैं वो गैर सरकारी होते हैं। क्या होते हैं? गैर सरकारी होते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो ऐसा अगर वो नहीं उपस्थित होता है तो 60 दिन तक ये चीजें मामला चलता रहता है। 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसे भी हटा दिया जाएगा, मतलब उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। संसद की संरचना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। यही तो गलत है। पूछा क्या गया गलत कौन सा है? तो यही तो गलत है। फिर लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अच्छा, राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होते हैं, सही है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, ये भी सही है। तो ए वाला ही आपका गलत होता, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, यही तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति भी तो होता है इसमें। बाकी लिखा है कि कार्य एवं समान न्याय का अधिकार राज्य के, क्या लिखा है यार? अच्छा, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि कार्य एवं समान न्याय का अधिकार तो आपका डीपीएसपी में दिया गया। अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार मूल अधिकार में दिया गया, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान मूल कर्तव्य में दिया गया, ये भी सही है। एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, संसद उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर। हाँ, सही है। अनुमुक्त दिवालिया हो, ये भी सही है। फिर भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो। फिर कह रहा है कि विक्षिप्त दिमाग वाला हो अथवा एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो। तो आपके क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही, यानी 1 2 3 4 ये सारी कंडीशन है। इन्हीं कंडीशनों के आधार पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मतलब अयोग्य माना जाएगा। ये सारी कंडीशन आपकी सही है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है, कौन सा कथन गलत है? तो ले लेते हैं, भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, ठीक है। फिर कह रहा है गलत पूछा है। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है, सही है। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, सही है। फिर कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, ये भी सही है। तो संप्रभु संस्था नहीं है, भारतीय संसद जो है संप्रभु संस्था नहीं है। ये तो देखो, ये वाला गलत है, तो यही गलत है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि भारत में संसद को प्राधिकार संविधान से प्राप्त है। संविधान जो है, संसद संविधान द्वारा सीमित रखा गया है। संसद जो है संविधान द्वारा सीमित है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कौन से कथन आपके सही हैं, ठीक है। कौन से कथन सही है तो देख लेते हैं भाई। कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, गलत है, होता तो है। फिर कह रहा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में होता है, ये भी गलत है। फिर भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है। तो कोई नहीं सही है, कोई चाहिए। चलो ठीक है, ओके। और कैसा लगा वीडियो भैया देख लेना।
अगले वीडियो पे हम चलते हैं, ठीक है।